पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया। हम रविंद्र रैना जी कह रहे थे, रैना जी से मिलकर लेट हो रहे हैं। प्रेस में लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आउटरीच प्रोग्राम रविंद्र जी करा रहे थे एक दो जगह, उसमें लेट हो गए। कुछ रास्ते का विषय भी रहा। देखिए, ये जो 9 साल है, इस पे हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि कुछ नया है। वैसे तो हमने 3 शब्द दिए हैं आपको: सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये हमारे सेक्टर हैं। अब आप देखेंगे कि योजनाएं पहले थी और मोदी जी ने आकर के क्या किया, इस पे मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि योजनाएं पहले थी नहीं, योजनाएं थी, लेकिन मोदी जी ने सोचा कि इनकी रफ्तार बहुत धीमी है, इससे चलेंगे तो हम गरीब कल्याण का हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक दो उदाहरण दूंगा आपको। जैसे कच्चा किसी का मकान है, उसके पक्के मकान बनाने की एक योजना मोदी जी से पहले थी। उसका नाम था इंदिरा आवास। देश में एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 टारगेट होते थे। शुरुआती दौर पे 17,000 से शुरू किया, 25,000 तक चले, फिर उसकी राशि को 50,000 तक ले गए, लेकिन उसमें 7,000 रुपये वो रखा कि पेड़ लगाएंगे, नाली साफ रखेंगे। कुछ पहाड़ी राज्यों में उसमें राशि का थोड़ा फर्क भी था, लेकिन टारगेट क्या? एक ग्राम पंचायत में 1 और 2, और कच्चे मकानों की संख्या बहुत। तो कैसे इसको पूरा करें? तो योजना को रीशेप दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना आई। मैं आपको फर्क बता रहा हूं। 9 साल में इंदिरा आवास योजना थी, मकान 3 किस्तों में उसकी किस्त आती थी। बीडीओ ने अगर मना कर दिया तो एक किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं आती थी। कलेक्टर ने कहा यूसी नहीं आई तो नहीं आती थी। किसी गांव वाले ने शिकायत कर दी तो नहीं आती थी। मकान बन ही नहीं पाते थे इंदिरा आवास में। यहाँ क्या किया इन्होंने? प्रधानमंत्री आवास योजना आई और कहा इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लो। एक तो स्केल बढ़ाया और एक स्पीड बढ़ाई। और किसी ग्राम पंचायत में जहां 2 या 3 टारगेट इंदिरा आवास में आते थे, यहाँ 100, 200, 300, 400 टारगेट आने लगे। और राशि हर जगह 1.5 लाख, कई जगह राज्यों ने सहयोग किया तो 2.5 लाख भी तक भी पहुंची। तो स्केल भी बढ़ा, स्पीड भी बढ़ी। अब क्या हुआ कि जैसे कोई यूसी का मामला आया तो यहाँ जियो टैग की एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया मोदी जी ने कि कोई भी आदमी वहां खड़ा होकर के अपना फोटो भेज दे कि मकान बन रहा है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के और उसको सेंट्रल लेवल पे प्रोसेस करके और उसके खाते में पैसा डाल दिया। तो भ्रष्टाचार भी रुका, मकान भी ज्यादा बने। इसलिए हम कहते हैं 9 साल बेमिसाल। एक उदाहरण और दूंगा। टॉयलेट इस देश में पहले बन रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे थे। मोदी जी से आने से पहले एक योजना थी जिसका नाम था निर्मल ग्राम। और किसी ग्राम पंचायत में भाई इसमें बाहर कोई खुले में शौच नहीं जाएगा तो हम उसको निर्मल ग्राम घोषित करेंगे, उसके लिए अवार्ड भी देंगे। ऐसा किसी ब्लॉक में, किसी जिले में 2-4 ग्राम पंचायतें ऐसी होती भी थी। अब यहां प्रधानमंत्री जी जब आते हैं और एक स्वच्छ भारत मिशन, ये एक न्यू प्रोग्राम, न्यू इनिशिएटिव जिसमें जन भागीदारी है। ये जो योग प्रोग्राम है इसमें जन भागीदारी है। ये एक आपको फर्क महसूस करना पड़ेगा। एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन के बनाए, उनको जोड़ा, और खुद महर्षि वाल्मीकि मंदिर में, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जी, आप पहले भी देख लेना, खुद दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जाकर के झाड़ू उठाते हैं कि देश को साफ सुथरा करना। तो स्वच्छ भारत मिशन आया और सीधा टारगेट दिया कि मैं खुले में शौच जाने की इस परंपरा को बंद करूंगा। इससे बीमारियां भी फैलती है, महिलाओं की इज्जत पे भी विपरीत असर पड़ता है। ऐसी कई तरह की स्टडी भी थी। तो सीधा टारगेट दिया 10 करोड़ का।
मैं उस समय लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का चीफ व्हिप था। मुझे कांग्रेस के कई मित्रों ने कहा कि यार आप प्रधानमंत्री जी के थोड़े नजदीक रहते हो, कोई ये 10 करोड़ कोई टारगेट पूरे होते हैं क्या? हम भी बोला मंत्री रहे हैं, ठीक है, हम 50-60 लाख टॉयलेट बनाते थे देश में, 1 करोड़ का टारगेट कर दो भाई। ये कोई 10 करोड़ का टारगेट कोई पूरे होंगे क्या? तो मैंने कहा देखिए, टारगेट उन्होंने लिया है तो कोई सोच समझ के लिया होगा, और मैं तो पार्टी का भी चीफ व्हिप हूँ। मैं तो आपसे पास इसलिए आया हूँ कि हमारे फ्लोर मैनेजमेंट में हमारी एक मदद करना है। एक हमारा बिल आ रहा था नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन का, उसके लिए मैं गया और उन्होंने मुझे इतनी बातें सुना दी। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि वो 10 करोड़ का टारगेट क्रॉस किया मोदी जी ने और इस देश में 11.5 करोड़ टॉयलेट बनाए, ये फर्क ये तो स्केल और स्पीड बढ़ाई है। इसके कारण हम कहते हैं 9 साल बेमिसाल। अब इसमें आप कुछ प्रोग्राम ऐसे देखेंगे जिसमें सरकारी बजट नहीं है जी। 9 सालों में आप कोई प्रोग्राम देख लेना, उज्ज्वला में सरकारी बजट नहीं है जी, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की कि जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं और सक्षम हैं वो सब्सिडी छोड़ें तो बेहतर रहेगा, और उनकी अपील पे लोगों ने सब्सिडी छोड़नी शुरू करी। और उसमें जो राशि आई, कोई प्रधानमंत्री जी अपने नाम से नई योजना भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, इंपावर्ड करना था महिलाओं को। महिला सशक्तिकरण का उनका एक जो विषय था, उसको लेकर के ये योजना सरकारी बजट से नहीं, ये आप लोग जो सक्षम थे, इस देश के नागरिक जो सक्षम थे, प्रधानमंत्री जी की अपील पे जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी और जो राशि बची, उससे आज देखिए 9.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला में गैस का चूल्हा दे दिया। ये जो स्केल और स्पीड बढ़ाया, ये अपना आप में अलग तरह की चीजें थी। अब एक योजना में आपको जिक्र करता हूं, आप देखिए, कल्पना शक्ति तो देखिए, प्रधानमंत्री जी की मन की बात, उन्होंने कहा मुझे कनेक्ट होना है लोगों से। अब हम बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम करते हैं, पार्टी के लोग आते हैं, कभी कोई दूसरे भी आ जाते हैं, हम मंडल पे काम करते हैं, जिले में काम करते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं, तो उन्होंने मन की बात को शुरू किया। मैंने पार्लियामेंट में कई बार विपक्ष के लोगों को बोलते हुए देखा, और प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम की आलोचना करते हुए भी देखा। बोला 2-4 एपिसोड के बाद ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये इतना पॉपुलर हुआ प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में मैं आपको कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं, पॉलिटिक्स की पी भी नहीं है, राजनीति का रह भी नहीं है, सिर्फ देश के मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का जिक्र है। अगर उस महापुरुष की जयंती आ रही है जिसने इस देश में कोई सामाजिक सुधार किया, स्वतंत्रता संग्राम में काम किया, सांस्कृतिक पुनरुत्थान में काम किया, कोई महान संत पैदा हुआ, उसका जिक्र है। नई पीढ़ी को लगा भी ये तो नया प्रोग्राम है। हम किताबों में कई बार पढ़ने को जो चीज नहीं मिलती है वो प्रधानमंत्री के मुख से सुनने को मिलती है। धीरे धीरे लोग जुड़े और लोग रेडियो लेकर के बैठ गए। कुछ लोगों ने तो रेडियो जो अंदर रख दिए थे वो बाहर निकाल लिए। तो ये मन की बात ने अपने आप ही लोगों से कनेक्ट होने के कई ऐसे अवसर दिए, जिसमें लोगों ने कई आते थे लिख करके प्रधानमंत्री जी के पास, अब हमने इतना काम किया, हमारा भी जिक्र करो। इसका मतलब इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हुई, आगे योजना बनाने में भी काम आई। तो मैं, आपके प्रश्न होंगे उनका जवाब मैं दूंगा। सेक्टर बहुत है जी। अब आप देखिए, जिस रोड पे हम आए अभी, जम्मू पुंछ, ये रोड 4 लेन मोदी जी के इसी कालखंड में, और अब आप थोड़ी दिनों में तैयार हो जाएगी। और आप देखिए, एक टनल बन रहा था जिसको मुझे रविंद्र जी ने दिखाया, और उस टनल में भी मुझे लगता है प्रोग्रेस बहुत तेजी से काम हो रहा है, और रास्ता कितना आसान हो जाएगा जी। और मैं संस्कृति मंत्रालय में जब कई चीजों का देखता हूं तो मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी तो पहले भी कई हुए, लेकिन 80 घाट पे जाकर के बनारस में फावड़ा चलाने वाले ये पहले ही हुए, जैसे 80 घाट साफ हो गए। केदारनाथ में पुनर्निर्माण की बात होती थी तो कुछ लोग करें कि नहीं करें केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण, चारों धामों का रास्ता सुगम, गरीब आदमी था, इलाज के लिए परेशान होता था,
आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए से उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया। जम्मू कश्मीर में हर एक को है, और जम्मू कश्मीर में तो हर हर एक एक व्यक्ति को को है। है। तो देखिए कैसी योजनाएं लेके आए हैं। और आप देखिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान में हम बात करें, मात्र संयोग नहीं है जी। श्री राम मंदिर का निर्माण इसी कालखंड में, काशी को भव्य बनाना इसी कालखंड में, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना इसी कालखंड में, उज्जैन में कॉरिडोर बनाना इसी कालखंड में, महाबलेश्वर का उत्थान करना इसी कालखंड में, रामेश्वरम का पुनर्निर्माण करना इसी कालखंड में, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से एक नॉलेज सेंटर बनाना इसी कालखंड में, और सरदार पटेल की ऊंचाइयां जितनी उनके जीवन की थी, इतनी ऊंचाइयों का केवड़िया में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची, संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाना, उसके अंदर म्यूजियम है, प्रतिमा के अंदर म्यूजियम है, यू कैन सी इट। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको वो सम्मान मिलना चाहिए था, जो मिल नहीं पाया आजादी के बाद। हम यहाँ बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, 370 का सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में किया, और उनके पंचतीर्थ इसी कालखंड में। और जम्मू कश्मीर में भी 370 धारा को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने का काम भी अगर हुआ तो इसी कालखंड में हुआ। ये ऐसे 9 साल बेमिसाल। और यहाँ हजरत बल दरगाह, चरार शरीफ, अश मकाम जैसी इन सूफी ज़ियारतें हैं। अब देखिए हमारी पार्टी में भी एक काम हाथ में लिया है, सूफीज, ये इसके लिए कमेटी बनी है। मैं तो इनको जिक्र कर रहा था जी जी कि आप कोई कार्यक्रम रखें। मैं तो खुद ही कई बार यहाँ शाहदरा शरीफ एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, सूफी संत हुए हैं, उनके भजन भी गाता हूँ। जी 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 जी, वहाँ करतारपुर कॉरिडोर। आप देखिए आजादी के बाद सिख समाज के लोग कह रहे थे जी जी कि भाई हमें दर्शन करने जाना है, लेकिन वो सुविधा नहीं। और देश का मान सम्मान जो बढ़ा विदेशों में, उसकी तो कल्पना नहीं थी। अमेरिका का राष्ट्रपति भी आकर के मोदी जी के पास अपनी सीट से उठ करके आकर के, सबने देखा है आपने कि आप इतने पॉपुलर हो हमारे कंट्री में, आपके ऑटोग्राफ चाहिए। ये भारत का बढ़ता हुआ मान और सम्मान, इसलिए हम कहते हैं ये 9 साल बेमिसाल। ये जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है, पहले उसको लेता हूं, हम फिट तो इंडिया फिट। ये पहले प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पदक जीता देश के लिए, उनसे भी बात की, उनका हौसला भी बढ़ाया, घर पे नाश्ता दिया। और जो हार गए उनको भी घर में बुलाया कि अगली बार जीती। इतना मान सम्मान तो किसी खिलाड़ियों को बढ़ाने का विषय नहीं है। और वो जो विषय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें अनुराग ठाकुर जी ने पूरी बात की है, सब आपके सामने है चीजें, क्योंकि न्यायालय में है मामला और मैं लॉ और जस्टिस को देखता भी हूँ, तो आपको जल्दी सब चीजें सामने आएगी। और बाकी बात आपने चुनाव की तो चुनाव आयोग अपने प्रोसेस में काम कर रहा है, कुछ प्रोग्रेस आपको लग भी रही है। सर G20 मिलेगा। देखिए G20 में जो हमारा स्लोगन है वो वन अर्थ, वन फ्यूचर और वन फैमिली है। जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट, और खाली जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, उसके कारण G20 के देश लोग आए। और ये भारत का सौभाग्य है कि G20 में भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो एजेंडा सेट करने का काम भारत कर रहा है। कैसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए पूरे संसार में। G20 छोटा ग्रुप नहीं है, बड़ा ग्रुप है। ये यूरोपियन यूनियन के जितने देश है वो एक कंट्री के नाते G20 में। इसका मतलब सब लोग आगे, डेवलप्ड भी आगे, G7 वाले भी इसमें मेंबर है, डेवलप्ड भी हैं, यूरोपियन यूनियन भी है, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, इंडोनेशिया ऐसे देश भी हैं। तो इसका मतलब ये बड़ा ग्रुप है और उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और मुझे लगता है कि टूरिज्म जैसे जैसे बढ़ेगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार के अवसर भी ज्यादा मिलेंगे, और भारत के नक्शे पे भी और संसार के नक्शे पे भी जम्मू कश्मीर टूरिस्ट हब बन करके उभरेगा। सर आतंकवाद को लेकर जम्मू रजौरी पूंछ में वारदातें हुई है, पिछले कुछ महीनों से लगातार 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं। किस तरह से आप आतंकवादी फैमिली से भी मिले हैं जिनके बच्चे हुए हैं, क्या कहेंगे आतंकवाद से निपटने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी है, खासकर रजौरी पूंछ में जो हालात खराब हुए? देखिए इस 9 सालों में आंतरिक सुरक्षा ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही, और बाह्य सुरक्षा ये भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही।
यही 9 साल है। इसी 9 साल में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अभिनंदन का विषय भी इधर ही का ही है। तो इतना तरीके से अगर हैंडल किया तो इसी सरकार ने किया। इसलिए जो पीड़ित पक्ष है उसको जरूर हम सहायता पहुंचाएंगे, लेकिन आतंकवादियों को भी सख्त संदेश इसी सरकार ने दिया। सर, मैं सुमित भार्गव, पीटीआई से। 2 सवाल रहेंगे सर। सबसे पहले आपने एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की। कुछ इमेजेस आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस, जिसमें ये देखा गया है कि चाइना ने एलओसी पे काफी ज्यादा बिल्डअप किया है और आज ही नेशनल मीडिया में वो रिपोर्ट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से उस थ्रेट को टैकल कर रही है? और दूसरा सवाल सर, आपने लोकसभा आदर्श योजना के तहत राजौरी का दौरा कुछ वक्त पहले किया था। कुछ एक चीजें आपके सामने लाई गई थी, जैसे 7 लेक्स को लेकर एक प्रोजेक्ट की डिमांड थी, उसमें किस तरह की प्रोग्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल की? देखिए, पहले तो मैं आपको चाइना वाली बात को जवाब देता हूँ। एक एंटोनी, इनके कांग्रेस के एक मंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री। मैं उस समय लोकसभा में था और एक विषय आया कि बॉर्डर पे चाइना ऐसी रोड बना रहा है, हम क्यों नहीं बना सकते। हमने बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया ही नहीं। ये इन्हीं 9 सालों में खड़ा हुआ है बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और राजनाथ सिंह जी कई बार कह चुके हैं, आपके सामने यहां भी आके कहा होगा। एलओसी का विषय अभी का तो है नहीं, लेकिन एक एक इंच जमीन भारत की सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगी। दूसरा विषय 7 लेक का। हमारे अरविंद सिंह जी टूरिज्म सेक्रेटरी थे, जब मैं आया तो वो विषय मैंने टेकअप किया। उन्होंने कहा इसकी एक डीपीआर हम बना रहे हैं जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट मंत्रालय से। मुझे लगता है कि ये स्थान टूरिस्ट हब बन सकता है। तो मैं भी वापस जाकर के इसकी डीपीआर की क्या प्रोग्रेस है आपको भी मैं बताऊंगा और आपको वापस आके बताऊं, क्योंकि ये तो टूरिस्ट हब बनने जैसा ही 7 लेक वाला एक प्राकृतिक सौंदर्य है। सर, मेरा नाम विपक्ष जुडिशरी को भी कई सवालों के घेरे में लाता है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या विपक्ष जुडिशरी? विपक्ष जो है वो कई बार जुडिशरी के लिए भी कई सारी जो बातें करते हैं, उनके लिए क्या जवाब? देखिए, अमरनाथ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है। मैं तो खुद गया हुआ हूँ और इसको सब मिलजुल के करते हैं। घोड़े किसके हैं जी? और बैठने वाले कौन है जी? और इस यात्रा का वैसे ही पवित्रता के साथ संबंध है और पवित्रता रखेंगे यहाँ के सब नागरिक। और बाकी जहाँ सिक्योरिटी का विषय, सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों को दी जाएगी। सर, दूसरा विषय जो आपने कहा था जुडिशरी वाला, देखिए विपक्ष क्या कहता है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा जो बड़ा विषय जुडिशरी और हमारे सिस्टम को लेकर के है, मैं एज ए न्यू लॉ मिनिस्टर बनने के बाद जो हमारे ध्यान में आ रहा है कि जो लंबित मामले हैं ये हमारे लिए चैलेंज है। अब ये करीब 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे, उसको टच करेंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जनता को न्याय जल्दी मिले, शीघ्र मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसमें इंडियन जुडिशियल सिस्टम के जितने भी अल्टरनेट कॉमर्शियल कोर्ट खड़े करना, आर्बिट्रेशन के अगर मसले आते हैं तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से, लोक अदालत के माध्यम से, फैमिली कोर्ट के माध्यम से, अलग अलग हम प्लेटफॉर्म बना करके जो लंबित मामले हैं उनका जल्दी निस्तारण करने का ही हम प्रयास करें। सर, मोर देन 100 जजेस की पोस्ट जम्मू कश्मीर में वैकेंट है। लास्ट 5 ईयर्स से जम्मू कश्मीर में 100 कहाँ है? क्या करें? मोर देन 100 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करो, हाई कोर्ट की बात करो। देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इनकी वैकेंसियां, इनका सारा सिस्टम सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो जुडिशरी के पास ही है। बाकी रही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसियां तो जितनी जल्दी होती है हम उतना जल्दी भर रहे हैं। आपने देखा होगा जब मैं आया तो पहले दिन तो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए और दूसरे दिन शपथ। सर, मेरा एक ही सवाल और रहेगा। अच्छा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, सबऑर्डिनेट में भी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। और जहां तक हम कोऑर्डिनेशन करके अगर 100 से ज्यादा क्या एडीजे, अच्छा मुंशी मजिस्ट्रेट सब जैसे, निश्चित रूप से मैं इसको नोट लूंगा और मैं भी बात
इंडिविजुअल कैपेसिटी में कल को अगर आपको मौका मिलेगा कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे खुलकर बात करने का, क्या आप जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी असेंबली इलेक्शंस करवाने की सिफारिश कर सकते हैं? वो चुनाव आयोग का काम है जी, वो सर अपना काम सिफारिश है। सजेशन वो अपना लोगों की काम तरफ है। से एक डिमांड रखते हम तो इनसे बात करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। हम तैयार हैं। प्यार है, ठीक है। चुनाव आयोग फैसला करे, हम तैयार हैं। डिप्लोमेसी है जी, जिसके कारण ईंधन के दाम भी नहीं बढ़े और जितने रोजगार के अवसर विकसित इस समय हुए हैं, आप देखिए कई सेक्टर में हुए जी। आप देखिए नए सेक्टर बहुत आए, लेकिन उसकी वो विपक्ष बोलता नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैं तो आपको यही कहता है, राजौरी में आपके स्कूटर मोटरसाइकिल जो बिजली से चलने वाले नहीं आगे गए, यहाँ कई तरह के सेक्टर खुले हैं जी। बैटरी चार्जेज अलग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग है, इंडस्ट्री 4.0 अलग एक इंडस्ट्री पॉलिसी बन के आ रही है। PLI में इतने ही लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। में 2014 में यहाँ के लोगों से एक वादा किया गया था कि राजौरी पुंछ को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। राजौरी की सड़कों की डेवलपमेंट या हाईवे की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देख रहे हैं। हम लोग 2014 में जो राजौरी पुंछ के लोगों के साथ रेलवे लाइन का वादा किया था, उसके इंतजार में आज रेलवे का विषय जैसे मुझे बताया गया, मैं चेक करूंगा, लेकिन अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन नई रेल बनवानी थी या कोई प्रोजेक्ट? नहीं। हाँ, तो वो देखिए, हमारे ना आरोप का विषय रहता है ना। सर आखिरी सवाल है सर, रफीजी तबके को जहां भाजपा की मैं भी कम्युनिकेट करूंगा जी। सुनिए आपकी बात को कम्युनिकेट करूंगा, रेल मंत्री जी से बात सर आखिरी सवाल है, रिफ्यूजी तबके को भाजपा की तरफ से क्या? रिफ्यूजी तबके को जहां भाजपा की तरफ से सुख सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन राजौरी में सर रिफ्यूजी तबके के कुछ लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है अपनी सर प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे सर, डिपार्टमेंट जो क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो ये सवाल क्लियर नहीं है, तो उसमें आप बाद में भी पूछ सकते हैं। सर PMAY के तहत जो मकान बनाने के दावा कर रही है जो हमारी गवर्नमेंट है, और राजौरी के अंदर पिछले 2 सालों में 23,000 मकान बनाए गए हैं। यहाँ के